हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 डेट इज़ मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हमें चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ना है, फिर हमें यूथ के बारे में एंड देन हमें एल्डरली लोगों के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे सेफ़ रह सकते हैं। उनको सेफ़ रखने के लिए हमने कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए और उन्हें सेफ़ रखना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो चिल्ड्रन सबसे पहले हम सबसे छोटे, फिर उससे बड़े और फिर देन सबसे बड़े से ऐसे करेंगे। पूरा हमारा ये चलेगा फ्लो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रंस। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अ नेशंस फ्यूचर रिलाइज ऑन हाउ इट नर्चर्स इट्स चिल्ड्रंस, यानी कि किसी भी देश का जो फ्यूचर है, ठीक है, वो उसके बच्चों पे डिपेंड करता है जो उधर है। ठीक है, क्योंकि वही उनका आगे जाके फ्यूचर है। ठीक है, अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो फिर आगे उनका फ्यूचर भी अच्छा होगा, क्योंकि आगे जाके वही तो हमारा देश संभालेंगे। ठीक है, प्रॉपर केयर इंश्योर्स देयर राइट टू सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। मतलब कि अगर उन्हें अच्छे से उनके राइट्स होंगे, ठीक है, वो अच्छे सर्वाइव कर पाएंगे, उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है, डेवलप करेंगे वो अच्छे से, तभी तो जाके वो आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, आगे जाके अलग अलग कामों में वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है वो और अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो सबसे पहले वल्नरेबल ग्रुप्स, दोज फेसिंग अ ग्रेटर रिस्क ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस लाइक पोवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिसेबिलिटी, ऑर्फन्स, चिल्ड्रंस इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। यानी कि वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होता है, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं। किस वजह से? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि हमारे आसपास के पैसे से रिलेटेड या सोसाइटी के रिलेटेड कंडीशन से। जैसे कि पोवर्टी, अगर कोई इंसान गरीब है, ठीक है, तो वो वल्नरेबल है। ठीक है, रिस्क है उसको, वो कि आगे लाइफ कैसे स्पेंड करेगा अपनी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि मेल और फीमेल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिसेबिलिटी, अगर किसी में कोई डिसेबिलिटी है तो भी वो रिस्क चांसेस पे है। ऑर्फन्स, यानी कि अगर मम्मी पापा नहीं है, ठीक है, अनाथ हैं, तो उनके लिए भी वो काफ़ी रिस्की है। ठीक है, चिल्ड्रंस इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि जो लॉज हैं उनको तोड़ते हैं। तो ये सब क्या होता है, वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं ICDs, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, द बैकबोन ऑफ इंडियाज़ चाइल्ड वेलफेयर रनिंग सिंस 1975। यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंडिया का बैकबोन है, यानी कि इंडिया को बहुत ज़्यादा, इंडिया के जो बच्चे हैं उनके वेलफेयर में, यानी कि उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, उनके अच्छे के लिए है ये प्रोग्राम, जो कि 1975 से चलता आ रहा है। वाई आर चिल्ड्रंस वल्नरेबल? अब हम बात कर रहे हैं बच्चे वल्नरेबल है ही क्यों। तो डिपेंडेंस, क्यों? क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो हम क्या होते हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं होते, हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं। चिल्ड्रंस आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स फॉर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन, जिससे कि वो बचे रहें, वो सर्वाइव कर सके, तो वो किस पे, अपने से अडल्ट्स, अपने मम्मी पापा पे, अपनी फैमिली पे वो डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ वॉइस, यानी कि दे कैनॉट डिमांड देयर राइट्स और रिपोर्ट अब्यूज़ ईजिली। यानी कि अगर उनके साथ जैसे कुछ बुरा हुआ या कुछ भी, तो वो रिपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके राइट्स ही नहीं पता होता। ठीक है, वो अपने राइट्स की डिमांड भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वल्नरेबल हैं। फिर बात करते हैं मेल न्यूट्रिशन एंड डिसीज़ की। ठीक है, हमने डिपेंडेंस देख ली, लैक ऑफ वॉइस देख लिया, अब हम फिजिकल भी तो देख लें थोड़ा सा कि मेल न्यूट्रिशन एंड डिसीज़ कैसे वल्नरेबल बनाता है बच्चे को। तो पोवर्टी ऑफ्टन लीड्स टू सीवियर हेल्थ एंड डेवलपमेंट इश्यूज़, यानी कि अगर हम देखो, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे तो हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो डिसीज़ होंगी। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो है। तो इस वजह से, पैसे की वजह से, पोवर्टी की वजह से भी हमारे अंदर डेवलपमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स, यानी कि क्या क्या कदम उठाए गए इसको बचाने के लिए, वल्नरेबल वाले रिस्क को कम करने के लिए। तो पहला तो वही ICDs, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, लार्जेस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन दी वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। ठीक है, जो अर्ली चाइल्डहुड वाले होते हैं ना, 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ये होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि उनकी पूरी मेंटल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियर, हर तरीके की डेवलपमेंट को ये कंप्लीट करना चाहता है, अच्छी बनाना चाहता है। एंड सपोर्टिंग प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं या फिर अभी उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मदर बने हुए, ये उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वैक्सीनेशन दे के, इम्यूनाइजेशन करके। ठीक है, तो अब ये सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है, द ICDs पैकेज। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, यानी कि बच्चों को, मदर्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन्स वगैरह लगवाना। ठीक है, हेल्थ चेकअप्स, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन,
जिसे हम आंगनवाड़ी भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को फॉर्मल स्कूल के लिए रेडी करा जाता है, ठीक है। रेफरल सर्विसेज, तो बाकी ये सारी सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इज SOS चिल्ड्रन विलेज, ठीक है। तो ये क्या है, देखो, अ यूनिक इंटरनेशनल NGO मॉडल प्रोवाइडिंग अ परमानेंट फैमिली लाइक इन्वायरमेंट, यानी कि ये एक ऐसा NGO है जो कि बच्चों को बिल्कुल फैमिली की तरह इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका, 10 से 15 चिल्ड्रन लिव इन अ हाउस, यानी कि एक घर में 10 से 15 बच्चे रहते हैं। एक घर में कितने रहते हैं, 10 से 15 बच्चे रहते हैं, ठीक है, विद अ डेडिकेटेड मदर एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। यानी कि देखो, अगर एक घर में एक बच्चा है, ठीक है, और उसके आसपास कितने 14 बच्चे और हैं, तो उसके लिए वो उसके ब्रदर सिस्टर्स हो गए और उनकी एक डेडिकेटेड मदर होती है जो उनका ख्याल रखती हैं। तो ये बेसिकली इन्हीं बच्चों के लिए होता है, जैसे ऑर्फन्स होते हैं, तो उन्हें फैमिली लाइक पूरा इन्वायरमेंट मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस होम रन बाय गवर्नमेंट, यानी कि बच्चों के लिए घर जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इस्टेब्लिश अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्पज से भी। दे केयर फॉर चिल्ड्रन हु नीड परमानेंट प्रोटेक्शन, ये किसके लिए है, जिन्हें परमानेंट ही प्रोटेक्शन चाहिए। दोज हु आर एबंडेंट और हैव रन अवे, यानी कि ऐसे बच्चे या तो वो ऑर्फन हैं, ठीक है, या फिर वो घर से भाग गए हैं। इस तरीके के बच्चों को क्या होती है, केयर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इनके लिए, ठीक है। तो इनके लिए इस तरीके के घर बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज अडॉप्शन, द लीगल प्रोसेस दैट इस्टेब्लिश आर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बच्चे और पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स नॉट रिलेटेड बाय बर्थ, मतलब बच्चा और पेरेंट्स के बीच में क्या है, रिलेशनशिप। भले ही वो बच्चा बर्थ से रिलेशन नहीं है उनका, लेकिन वो बच्चे को अपनाते हैं, ठीक है, और उनके बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बनती है। कारा, डैट इज़ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इज़ द सेंट्रल नोडल बॉडी इन इंडिया, यानी कि इसकी परमिशन लेनी ही होती है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कैरा, ठीक है। तो ये अडॉप्शन के लिए है। नेक्स्ट इज़ यूथ। यूथ कौन होता है, हमने चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कि 12 साल तक के 13 साल तक के बच्चे होते हैं। अब यूथ कौन होते हैं, 13 से 35 ईयर्स तक के बच्चे। द नेशंस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन होते हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराते हैं, ठीक है। तो नेशंस का कैटलिस्ट, यानी कि नेशन के डेवलपमेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ यूथ। तो यूथ वर्नरेबल क्यों है भाई, अब वो तो थोड़े बड़े भी हो गए हैं, क्योंकि देखो 35 साल का कोई इंसान है तो वो वर्नरेबल कैसे हो सकता है, 25 साल के लोग भी मैच्योर तो हो जाते हैं। तो ट्रांजिशन फेस, ट्रांजिशन सभी को पता है, ठीक है, ट्रांजिशन हो जाता है। तो ट्रांजिशनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस अंडर द प्रेशर टू फाइंड आइडेंटिटी। तो देखो ट्रांजिशन फेस होता है, कोई इंसान है, ठीक है, चाइल्डहुड से वो अडल्टहुड में जा रहा होता है, बच्चे से अब वो क्या होता है, मैच्योर होता जाता है। तो उसके अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, या फिजिकली वो चेंज होता है, ठीक है, उसके प्यूबर्टी पे वो चेंजेस आते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिर वो इमोशनली चेंज होता है, ठीक है, और पीयर प्रेशर होता है। तो इन सब के वजह से क्या होता है, यूथ वर्नरेबल होता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। अगर ऐसा पूछे कि यूथ वर्नरेबल क्यों है, तो ये वर्ड ज़रूर लिखना, ट्रांजिशन फेस, क्योंकि ट्रांजिशन फेस उस वक्त चल रहा होता है उनका, ठीक है, और वो अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करने के प्रेशर में होते हैं कि हमें अपना ये गोल अचीव करना है, तो इसलिए ये वो क्या होता है, वर्नरेबल होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, देखो, द सिंगल बिगेस्ट चैलेंज, लैक ऑफ स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। सो नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, द single biggest challenge, lack of skills, vocational training, educational opportunities leads to frustration and a higher risk of turning to a crime और सब्सटेंस अब्यूज़। यानी कि हमारे पास क्या है, इस एज में क्या होती है, हमें जॉब्स चाहिए होती है, लेकिन मोस्ट लोग क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। क्यों, उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं, ठीक है, जितनी एजुकेशन उन्हें चाहिए वो नहीं होती है, ट्रेनिंग नहीं होती है उनके पास, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ये जो यूथ है ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हाई रिस्क पे आ जाते हैं, किसके, कि ये क्रिमिनल बन जाए, ठीक है, टर्निंग टू अ क्रिमिनल और सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि मतलब कि वो थोड़े वर्नरेबल में शिफ्ट हो जाए, ठीक है, क्राइम करने लगेंगे, तो ऑब्वियसली वर्नरेबल में आ जाएंगे। पीयर प्रेशर एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। तो पीयर प्रेशर क्या होता है, आसपास के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनका प्रेशर, ठीक है, लोगों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर।
तो आइडेंटिटी क्राइसिस, तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बिलोंग लीडिंग टू रिस्की बिहेवियर्स, ठीक है, मतलब डिज़ायर की वजह से, बहुत ज़्यादा डिज़ायर की वजह से क्या आ जाते हैं हम, रिस्की भी हमारा बिहेवियर हो जाता है। अब देखो यूथ प्रोग्राम्स इन इंडिया, यूथ के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स हुए, वह हमने चिल्ड्रंस के देखे थे, अब हम यूथ के देखते हैं। तो नेशनल सर्विस स्कीम NSS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म में आ जाता है पेपर में, ठीक है, कि NSS का फुल फॉर्म बताओ, तो नेशनल सर्विस स्कीम। मोटो क्या था इसका, नॉट मी बट यू, मैं नहीं पर तुम। अ सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स। इट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट यूथ 11th to 12th grade and college in community service activities like blood donation, cleaning drives and disaster relief। यानी कि ये कैसी स्कीम है, इससे क्या हम करते हैं, बच्चों को ना जो 11th-12th में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, हम उनको अलग अलग जगह लेके जाते हैं, कैंप्स लगवाते हैं उनसे, डोनेशन के, ब्लड डोनेशन, ठीक है, क्लीननेस ड्राइव्स, सड़कों पे भी थोड़े रोड वगैरह के लिए, रोड वगैरह बनाने में हेल्प करने के लिए, इन सब अलग अलग उसमें लेके जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो थोड़े से इंडिपेंडेंट हो पाए, उन्हें पता चले कि क्या हो क्या रहा है हमारे आसपास, ठीक है, तो इससे वो थोड़े से इंडिपेंडेंट बनेंगे। अब है नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, तो ये लार्जेस्ट ग्रास रूट्स है यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, मतलब यूथ के लिए ये सबसे बड़ा क्या है, एक तरीके का प्रोग्राम है। तो इट फोकसेस स्पेशली ऑन नॉन स्टूडेंट रूरल यूथ एजेस 15 to 29 एंड एम्स टू इन्वॉल्व दैम इन अ नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट्स। तो ये क्या करता है, जो बेसिकली नॉन स्टूडेंट, मतलब जो पढ़ नहीं रहे हैं पर रूरल यूथ होते हैं, यानी कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, गाँव के हैं, तो हम उनको इन्वॉल्व करते हैं इसमें। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, नेशन के डेवलपमेंट के लिए उनको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज एल्डरली, यानी कि जो लोग 60+ होते हैं, ठीक है, ये MCQ में आता है कि एल्डरली कौन होते हैं, ठीक है, तो 55 से 60, ठीक है, ये 60 से 60+, तो 60 से 60+ वाले को तुम पिक करना। तो प्रिजर्विंग विजडम, तो देखो वाई आर एल्डरली वल्नरेबल, अब भाई बुढ़े लोग कैसे वल्नरेबल हो सकते हैं, तो हेल्थ डिक्लाइन। अब क्या होता है, देखो जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी हेल्थ क्या है, हम ग्रो करते जाते हैं, हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक टाइम आ जाता है जब ये सब पूरा गिरने लग जाता है, हमारी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहने लगती, तो इस वजह से हेल्थ डिक्लाइन की वजह से ये वल्नरेबल रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक इलनेस, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। लॉस ऑफ मोबिलिटी, यानी कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहते, मूव नहीं कर पाते, ठीक है, एंड सेंसरी डिक्लाइन। फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी, देखो जब तक हम कमा सकते थे कमाया, लेकिन अब एज हो गई कि अब हम इतना नहीं काम कर सकते, तो अब क्या है, हमें फाइनेंशियली, यानी कि हमें पैसे से रिलेटेड किसी और पर डिपेंड रहना होगा, तो ये इनसिक्योरिटी है। नो इनकम सोर्स पोस्ट रिटायरमेंट, लैक ऑफ पेंशन एंड हाई मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी कि अब हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, ठीक है, अब हम रिटायर हो गए हैं और हमें पेंशन भी नहीं मिल रही है, हाई मेडिकल एक्सपेंसेस, और जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो काफ़ी महंगे हैं, तो इस वजह से ये क्या है, वनरेबल है। सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, मतलब अब क्या है, बच्चे भी ज़्यादा एल्डर लोगों के साथ क्या है, इंटरेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों का अलग अलग बात करने का तरीका होता है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, सोसाइटी से आइसोलेट हो जाते हैं। चिल्ड्रन मूविंग अवे फॉर वर्क, बच्चे चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, या फिर न्यूक्लिएटेड फैमिलीज़, मतलब ऐसी फैमिली जो कि सेपरेट फैमिलीज़ रहना पसंद करती है एज़ कम्पेयर टू जॉइंट, ठीक है, शादी हो गई अब वो अलग फैमिली में रहेंगे। एंड लॉस ऑफ स्पाउस। अब देखो प्रोग्राम्स फॉर दी एल्डरली, अब इनके लिए कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो ओल्ड एज होम्स, जिसको हम वृद्धाश्रम भी बोलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एंड NGOs रन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल केयर, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड फूड्स, यानी कि बुढ़े लोगों के लिए ऐसे NGOs ने, गवर्नमेंट ने ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है, ठीक है, जो उनके रेजिडेंटल केयर, यानी कि उनकी केयर करेगा, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा एंड फूड प्रोवाइड करेगा। डे केयर सेंटर्स, रेस्पाइट केयर ऑफरिंग अ स्पेस फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द डे, सिर्फ डे में वहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है, अगर उन्हें लोनलीनेस फील होता है, ठीक है, वहाँ पे उनकी केयर की जाएगी, ठीक है, उन्हें थोड़ी सी जगह मिलेगी, ठीक है, सोशली इंटरेक्ट होंगे क्योंकि वहाँ पे उनके एज के और भी लोग होंगे, और उनका इंटरटेनमेंट हो जाएगा दिन में, ठीक है, तो जिससे कि वो आइसोलेशन फील नहीं करेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन, तो ये 1999 में आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सनस, द गवर्नमेंट मेन फ्रेमवर्क टू इंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, शेल्टर एंड लीगल राइट टू मेंटेनेंस फॉर सीनियर सिटीजन। इसका मेन एम क्या था,
कि जो फाइनल सिक्योरिटी है, हेल्थ केयर शेल्टर, ये सब इसको किनको, जो ओल्डर पीपल्स हैं उनको प्रोवाइड कराना, ठीक है, जिससे कि वो सिक्योर फील करें। अब देखो करियर पाथवेज एंड स्कोप। अब इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इससे अब तुम करियर में क्या क्या, मतलब तुम्हारी क्या क्या स्कोप है, तो वो देखो। प्रिपेयर फॉर अ करियर, प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, ठीक है। तो क्या है, मतलब अगर तुम इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो अ करियर इन दिस फील्ड रिक्वायर्स पेशेंस। तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब तुम सब्र कर सको, एम्पैथी होनी चाहिए, लोगों के लिए दया की भावना होनी चाहिए, उन्हें समझना आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने में अच्छे हो, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कैसे जो ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है उसकी समझ होनी चाहिए। एजुकेशन। अब तुम्हारे पास सिर्फ यही तो नहीं कि तुम कुछ स्किल से ही तुम बन जाओगे इस करियर में, तुम्हारा स्कोप आ जाएगा, नहीं, ये स्किल्स भी होनी चाहिए और एजुकेशन भी होनी चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल वर्क, मतलब सोशल वर्क में डिग्री हो या डिप्लोमा हो। चाइल्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब इन सब में अगर तुम्हारा किसी में भी डिग्री होना चाहिए, तुम्हारा डिप्लोमा होना चाहिए। अब स्कोप क्या क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख लो, प्रोग्राम मैनेजर और कोऑर्डिनेटर इन एनजीओ जो होते हैं उसमें तुम प्रोग्राम मैनेजर बन जाओ या कोऑर्डिनेट करने वाले बन जाओ, जैसे कि एसओएस और चाइल्ड लाइन। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, आंगनवाड़ीज़ और चिल्ड्रंस होम, ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनिसेफ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में तो तुम्हें ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि देखो 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है कि किसी भी चैप्टर से एक टॉपिक उठाएंगे कि अगर तुम्हें इसमें अपना करियर बनाना है तो तुम्हारे पास क्या स्किल होनी चाहिए, या फिर अगर तुम्हारे पास ये स्किल है तो तुम क्या बन सकते हो, ठीक है, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टिंग योर ओन डे केयर सेंटर और ओल्ड एज होम्स और अ काउंसलिंग प्रैक्टिस, मतलब कि तुम लोगों को काउंसलिंग करो, कंसल्टेंट बन जाओ, ठीक है। देखो कंसल्टेंट एक ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी है कि पेपर में तुमसे मोस्टली किसी में भी पूछा जाए ना, तुम हर किसी में कंसल्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग योर ओन डे केयर सेंटर, यानी कि तुम अपने खुद का घर में या किसी जगह पर डे केयर सेंटर खोल लो, ओल्ड एज होम खोल लो, ठीक है, तो तुम्हें जॉब नहीं करनी पड़ेगी, तुम खुद ही लोगों को जॉब दे देना। रिसर्च एंड टीचिंग, देखो टीचिंग भी एक ऐसा है कि अगर कुछ भी हमें करना है, जैसे मैं तुम्हें होम साइंस पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें टीच ही तो कर रही हूँ, तो अगर तुम्हें किसी को भी कुछ भी सिखाते हो तुम क्या करते हो, टीचिंग करते हो, ठीक है, तो टीचिंग भी बहुत कॉमन है, कंसल्टेंट भी बहुत कॉमन है। एकेडमिक्स, करिकुलम डेवलपमेंट फॉर ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और पॉलिसी एनालिसिस, ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।